हम सबको पता है कि इस टाइम पर ईरान और इजराइल इन दोनों का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लास्ट ईयर आज से ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 की घटना है जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। 1 अप्रैल 2024 को ईरान ने 200 के आसपास मिसाइल्स दागा इजराइल के ऊपर। ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाता है तो उस पूरे रीजन में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आती है। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि ईरान ने शायद न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, ऐसा लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। बट कंफ्यूजन है, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में ये अर्थक्वेक था या एक न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसके ट्रेमर्स हम लोग को 4.5 मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं और इसके ट्रेमर्स इजराइल तक भी पहुंच रहे हैं। हम सबको पता है कि इस टाइम पर ईरान और इजराइल इन दोनों का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट को आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरुआत होता है, क्या चल रहा है अभी के सिचुएशन में, और ईरान के लिए अपना खुद का न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या कहता है, क्या ईरान ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पर ध्यान देते हैं। बेसिक्स पर हम थोड़ा यहां देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैप में ये जो कंट्री है इसको तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये है आपके लिए ईरान, और इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो आपका है इजराइल, ये इजराइल कंट्री। यहां पर दो चीजें मैंने छोड़ दी हैं, है ना। ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, यहां पर ये है गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप में हमास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी एक्टिव है। तो एक्चुअल में सिचुएशन की शुरुआत हम लोग लास्ट ईयर से देख लेते हैं। वैसे तो इनका कॉज बहुत ही पुराना है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, बट अगर अभी हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर आज से ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 की घटना है जब हमास ने इजराइल के ऊपर, ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा हिस्सा, ये इजराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी 8 अक्टूबर को हमास पर अटैक करना स्टार्ट किया। और ये अटैक इतना भयानक है कि अभी तक ये अटैक रुका नहीं है। पिछले एक साल से हम यूं बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 या इससे भी कहीं ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है ऑलरेडी इस रिटेलिएशन में। जब ये 8 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया तो एक और ऑर्गेनाइजेशन यहां पर शामिल होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन था, यहां ऊपर देखना, ये है लेबनान। और लेबनान में एक सदर्न बाउंड्री पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होती है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। अगर आप ये देखो ना कि हिजबुल्लाह, यहां पर हमास, ये एक्चुअल में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड और सपोर्टेड होते हैं ईरान के द्वारा, जस्ट बिकॉज कि हम इजराइल में अनस्टेबल पोजीशन को मेंटेन कर सकें या फिर डिस्टेबिलिटी लेके आए। अब इन सभी सिचुएशंस में आप एक बात का ध्यान देना कि ईरान अब जैसे ही इजराइल बहुत सारे अटैक्स इन सब के ऊपर कर रहा था, सिमिलरली हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए भी अभी आप लोगों ने सितंबर मंथ में एक बहुत बड़ा आर्टिकल देखा था जब हिजबुल्लाह के कई सारे लोगों के पेजर्स यूज करते थे ये लोग, पेजर, और ये पेजर एकदम एक साथ 17 सितंबर को जितने भी लोग ये पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे सबके सब फट जाते हैं और इससे बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। तो ईरान का जो ये हम बोल रहे हैं ना कि ये हिजबुल्लाह है, ये हमास है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इनको हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इंडिया बहुत सारे लोगों को एज ए टेररिस्ट, सो कॉल्ड टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करता है, बट अगेन यहां पर बहुत सारी कंट्रीज इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके रखती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ना एक पूरा का पूरा एक जोन है जो कि ईरान के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ईरान को अगर इजराइल तक पहुंचना होता है तो उसके लिए बहुत ईजी है ये काम करना। कैसे, आप देख सकते हो यहां पर कि ईरान, इसके बाद ये रीजन देख लो आप, इसके बाद ये रीजन देखो आप सीरिया का, इन सभी से धीरे 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 ये सब इसके कंट्रोल में है। मतलब कि ईरान के ही थ्रू आप देख सकते हो, मतलब ईरान के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन सब जगहों पर काम करते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसको नीचे की तरफ लेके आओगे तो यहां पर आपको यमन दिखता है, ये रहा आपका ये जो यमन वाला हिस्सा है। इस यमन में भी ईरान अपना दबदबा चलाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। एक यहां की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं हाउथीज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, हाउथीज रिबेलियंस। तो हाउथीज जो है वो यहां पर सिमिलरली ऐसे ही बहुत बार यहां पर, इसके अलावा हम लोगों ने देखा, ऊपर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, सारे लोग एक पिक्चर में आ जाएंगे। सिमिलरली आप इन सब जगहों पर देख सकते हो कि ईरान का
कॉन्फ्लिक्ट इराक में हो या फिर सीरिया में हो या फिर लेबनान में हो, सब जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू इन सभी कंट्रीज में थोड़ी सी डिस्टेबिलिटी आती है और एट द सेम टाइम इजराइल के अगेंस्ट लड़ने में ईरान को मदद करता है। इन सभी को मिला दिया जाए, जैसे कि अगर हम लोग इराक की बात करें तो इराक में ऐसे ही एक बदर ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर एक बदर ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर जब आप लेबनान की बात करते हो, यहां पर तो लेबनान में तो हम लोगों ने देखा ही, यहां पर आप हिजबुल्लाह की बात करते हो, यहां पर जब आप गाजा स्ट्रिप की बात करते हो तो हमास की बात करते हो, जब आप यमन की बात करते हो तो आप यहां पर हाउथीज की बात करते हो, और इन सबको मिला के हम लोग एक नाम देते हैं, ये नाम है आपका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है इसके थ्रू ईरान ऑपरेट करता है, और इसीलिए इजराइल जो है वो ईरान को एक बहुत ही खतरनाक नाम से बुलाता है। इसको बोलता है कि ईरान और कुछ नहीं बल्कि हेड ऑफ ऑक्टोपस है। हेड ऑफ ऑक्टोपस का मतलब क्या है कि इन सभी, जैसे ऑक्टोपस के इतने सारे पैर होते हैं ना, वैसे ही इन सभी जो ये पैरों को हम देख रहे हैं, इन सबका जो ब्रेन चाइल्ड है वो कहां पर बैठा हुआ है, ईरान के अंदर में बैठा हुआ है। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता है। एक बार ईरान इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल भी कुछ तरीके से हिजबुल्ला या फिर हमास इन सबको परेशान करता है। तो ये आदान प्रदान लड़ाइयों का यहां पर चलता रहता है ना। अब इसके वजह से हुआ क्या एक्चुअल में, और भी बहुत सारी इंसिडेंसेस हैं लास्ट ईयर में। अगर हम लोग देखें तो इजराइल के जगह से भी, मतलब इजराइल ने भी बहुत सारे ऐसे स्ट्राइक्स किए, जैसे कि अभी कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले की बात है। यहां पर आप देख सकते हो एक कंट्री, ये रहा आपका सीरिया के अंदर में, यहां पर सीरिया के अंदर में इसकी कैपिटल सिटी है दमास्कस। और दमास्कस में ईरान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। इनको स्ट्राइक करके, मिसाइल स्ट्राइक से इन सबको मार दिया गया, है ना। अब इसके रिटेलिएशन में क्या किया ईरान ने, पहली बार इस पूरे हमारे हिस्ट्री में कभी भी आज तक ईरान ने डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं किया था इजराइल के ऊपर। बट इस इंसिडेंस के बाद, चूंकि ये दमास्कस में ये ईरान की एम्बेसी थी, आप सबको पता है कि जो भी एम्बेसी होती है ना, वो किसी भी कंट्री, जैसे मान लो इंडिया में, यहां दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसीज हैं, तो मान लो यूएसए की एम्बेसी है, तो वो जो यूएसए की एम्बेसी है वो एक्चुअल में गवर्न होता है यूएसए के द्वारा। मतलब कि वो पूरा जो लैंड एरिया है ना, वो यूएसए कंट्रोल करता है, उस पर इंडिया का कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए एम्बेसी पर हमला मतलब देश पर हमला। तो इसका मतलब है कि अगर इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया, मतलब ईरान को सीधे सीधे आपने जवाब देने की बात की है। और इसके अगेंस्ट में 1 अप्रैल 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। 1 अप्रैल 2024 को ईरान ने 200 के आसपास मिसाइल्स दागा इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल बहुत सारे अपने डिफेंस मैकेनिज्म को साथ में लेके चलता है, हम एक बार वो भी समझते हैं। देखो यहां पर आप देखना जरा, अब ये सारे न्यूज वैसे तो देखो चलते रहेंगे अपने पास। जो मिसाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दोनों ही कंट्रीज के पास ठीक ठाक मिसाइल्स हैं। अगर हम लोग एक नोशन लेके चलते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं ये आपका इजराइल मान लो, है ना, और यहां पर ईरान का बॉर्डर मान लो, इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। ठीक है, इस 1000 किलोमीटर का मतलब यह है कि इनके पास कुछ ना कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए। क्रूज मिसाइल्स भी जा सकते हैं 1000 किलोमीटर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल दोनों होने चाहिए, और इन दोनों ही कंट्रीज के पास ये क्षमता है। तो आप देख सकते हो, ये देखो, आप ईरान की बात कर रहे हो तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 2500 किलोमीटर का इसका सोमार। यहां पर ये खुराम शहर देख सकते हो 2000 किलोमीटर का। सिमिलरली यहां इजराइल के पास भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यहां पर आप जेरिक को देख सकते हो, ये 4800 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करता है। तो ऐसे बहुत इनके पास हैं, है ना। लेकिन ईरान के पास जो एक खासियत है कि जब भी उस पर ईरान अटैक कर रहा है तो ईरान का अटैक इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं जिसको हम लोग मल्टी लेयर एयर डिफेंस बोलते हैं। मल्टी लेयर एयर डिफेंस के अंदर में आप देख सकते हो, अगर हम लोग इस टाइम मेडिटेरेनियन सी में खड़े हैं और इस साइड में, अपने ईस्टर्न साइड में सारा का सारा व्यू देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला जो हिस्सा है ये इजराइल है। और इजराइल के अंदर में आप यहां पर देख सकते हो, है ना, यहां पर आप देख सकते हो, सॉरी हम लोग अभी कहां खड़े हैं, अच्छा
इधर साइड में टेरिटरी, हम लोग ईरान के साइड से देख रहे हैं इसको। तो ईरान के साइड से अगर इजराइल को अगर आप देख रहे हो तो यहां पर आपको बिल्कुल सेंटर पर एक छोटा सा ये डोम स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये डोम स्ट्रक्चर ऐसा कोई बना हुआ नहीं है, बल्कि अपना बेसिक ऐसे ही समझ सकते हो आप कि यहां पर एक मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर इस रीजन में कोई भी मिसाइल आता है तो यहां पर इसको टेस्ट करके वो उसको उड़ा सकता है। कितना रेंज है इसका? इसका मुश्किल से रेंज है, आप बोल सकते हो 70 किलोमीटर के आसपास। तो यहां पर ये तो छोटा हिस्सा है ना, इसके बियॉन्ड अगर कुछ भी हुआ तो यहां तो 1000 किलोमीटर दूर से मिसाइल आ रही हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम बेसिकली 4 लेयर में अलग अलग लेयर पर डिफेंस देखते हैं। सबसे जो छोटा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं आयरन बीम एंड या फिर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। ये बहुत ही फेमस है, आप सबको पता होगा। इसके बाहर हम लोग देखते हैं, ये ब्लू कलर वाले पर देख सकते हो, इसका रेंज और बढ़ जाता है। ये आपका डेविड स्लिंग पूरा कवर करता है। इसके भी दूर अगर किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है तो वो इससे भी बड़ा एक और लेयर है जिसको हम लोग पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, और इससे भी बड़ा एक एरो डिफेंस सिस्टम। तो इन सब के थ्रू ऐसा होता है कि देखो 1000 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, ये ऐसे तो है नहीं कि चुटकी बजाया और तुरंत की तुरंत मिसाइल पहुंच गई। भाई यहां से उड़ के वहां जाने में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। तो 2 घंटे में तो इसराइल को कई बार पता होता है कि 2 घंटे बाद मिसाइल्स आएंगे, तो वो पहले से ही अपनी तैयारी वगैरह करके भी रखता है। यहां पर इसी सिचुएशन में अब हम बेसिकली ये बात को समझते हैं कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट अगर करना होगा तो ईरान इस कैपेबिलिटी में है क्या। देखो एक्चुअल में ये पूरा मुद्दा है आपके ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट का। ये जो ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसको हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज में JCPOA बोलते हैं, मतलब कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में किसके किसके बीच में हुई थी? इस एग्रीमेंट के अंदर में पहले क्या था मैं वो बताता हूं। ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने की बात कर रहा था, है ना, लेकिन उसके साथ साथ क्या देखने को मिला? ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाता है तो उस पूरे रीजन में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आती। तो इसीलिए यूएसए और उनके साथ और भी कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज ने मिलकर ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे कि जिससे ईरान कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल ही ना कर पाए। लेकिन फिर भी ईरान इस हद तक पहुंच चुका था कि वो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा था। तो उस टाइम पर ये JCPOA बना था। जो JCPOA है इसमें बेसिकली ये बोला गया कि ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसमें से बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस थे। तो बोला गया कि लगभग लगभग ऐसे पता नहीं कितने बिलियंस डॉलर्स ऑफ सैंक्शंस को हम रिमूव कर देंगे, आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने का बहुत बड़ा चांस मिलेगा, बस आप अपना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है या फिर न्यूक्लियर की टेस्टिंग वगैरह इसको बंद करो, नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रीली अपने कंट्री के अंदर में आने दोगे, जिसके बेसिस पर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से ये देख पाए कि कहीं आप न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप तो नहीं कर रहे हो, न्यूक्लियर वेपन डेवलप तो नहीं कर रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए ईरान मान गया, ठीक है, डन है बात। 2016 में एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा था, लेकिन तब तक 2018 में आते हैं हमारे ट्रंप साहब। ट्रंप साहब ने बोला कि भैया ये सब हमें नहीं करना। उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे, ईरान थोड़े बहुत इधर उधर बातें कर रहा था, कभी इंप्लीमेंट करता कभी नहीं करता, कुछ रोकता। तो इन सब से उन्होंने बिल्कुल से चिढ़ के क्या बोला कि मुझे ये एग्रीमेंट में आगे नहीं बढ़ना है। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया इस एग्रीमेंट से। जैसे ही ये हाथ खींचा 2020 के आसपास आते आते ईरान को भी कई सारे दूसरे स्ट्राइक्स झेलने पड़े। इन स्ट्राइक्स में से कुछ तो यूएस खुद ने किया था। तो इन सब के चलते ईरान का भी मन उखड़ गया कि यार ये कुछ भी बात बोल रहे हैं कि सैंक्शंस वगैरह तो रिमूव किया नहीं, और मेरा ईरान के अंदर में जो हम मिसाइल डेवलप करना चाहते थे वो भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो इसीलिए ईरान लग गया इस बात में। लेकिन यूएन के ऑफिशियल्स ने इस बात का पुष्टि किया 2023 के शुरुआती दौर पर। उन्होंने बोला कि ईरान ने अब यूरेनियम को इस लेवल तक एनरिच कर लिया है जिसके बेसिस पर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। मतलब कि अगर आपको मान लो जो हमारा न्यूक्लियर वेपन के लिए जो आपके लिए बेसिक फ्यूल चाहिए होता है वो क्या होता है? यूरेनियम होता है। यूरेनियम अपने नेचुरल स्टेट में यूरेनियम 238 देता है ना। इसमें बहुत थोड़ा सा क्या मिक्स होता है? यूरेनियम 235, और बेसिकली यूरेनियम 235 ही फिसाइल होता है। ठीक है, कितना होता है ये 0.7% होता है, और 99.3% हिस्सा जो है वो क्या होता है? आपका नॉन फिसाइल होता है, इसको यूरेनियम 238 को। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसकी फिसाइल मटेरियल का अमाउंट बढ़ाना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनरिचमेंट बोलते हैं। तो अगर हम लोग अपने न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, जो हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 5% तक का अगर आपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर दिया फ्यूल का तो वो काम करता है। लेकिन जब भी वेपन बनाना होता है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है वो, तो इसीलिए वहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और इसीलिए वहां पर एनरिचमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% या 30% तक करना पड़ता है।
तो यहां पर इसीलिए यूएन के ऑफिशियल्स ने बताया कि भाई साहब यूरेनियम एनरिचमेंट अब हमें इस लेवल तक ईरान के अंदर में देखने को मिल रहा है, तो अब ईरान बना सकता है इस चीज को, है ना। तो ये बात तो है कि एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली अगर आप लोग कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट होने की संभावनाएं देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स दिखते हैं। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको टी वेव, एस वेव, इन सब की बात मिलेगी। जब इसी तरीके से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है। तो अभी इन सब का स्टडी चल रही है कि एक्चुअल में ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था या फिर न्यूक्लियर टेस्ट था या फिर कोई एक्चुअल में अर्थक्वेक। इसके अलावा थोड़ी बातें बस हम और कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर इजराइल के तरफ से भी हमने अभी बात किया था ना कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इजराइल भी तो करता रहता है। तो इजराइल ने अभी, जैसे हम लोगों ने बताया, तो हमारे ईरान के अंदर ना पावर का कुछ इस प्रकार से रोल चलता है। चेन ऑफ कमांड जो है वो सबसे सुप्रीम लीडर जो है वो है खामिनी। खामिनी के अंदर में बहुत सारे लोग हैं और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम यूं बोल सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यहां पर इन सभी जगहों पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा याद रखना, इसका नाम है इस्लामिक रेगुलेटरी गार्ड कॉर्प्स, है ना। और इसी के एक बहुत ही सुप्रीम कमांड थे जिनको कि डेमास्कस के अंदर में मारा गया था, जिसके अगेंस्ट में 1 अप्रैल को यहां से वॉर हुआ था। अभी भी हाल फिलहाल में यही सब चलने को देख रहे हैं हम लोग। अभी अभी भी हमने देखा कि 3 अक्टूबर को, इस साल 3 अक्टूबर को भी बहुत सारे मिसाइल सर्विस आगे गए हैं। बोला जा रहा है कि कई सारे जो एयरपोर्ट बेसिस हैं या फिर इसराइल के बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर भी स्ट्राइक्स गए हैं। बट इसराइल बोल रहा है कि नहीं नहीं, इतना कुछ खास नुकसान हुआ नहीं है हमारा, हमारे पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो अभी इन्हीं सब चीजों पर आगे और लड़ाइयां चल सकती हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियर का एंगल आते ही ये बहुत विध्वंसक हो सकता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान को हेल्प करने के लिए रशिया आ चुका है ना। तो रशिया काफी हद तक हेल्प कर रहा है। जैसे कि कामिकाजे, आपने देखा होगा कि ये ईरान का एक ड्रोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फास्ट है। न्यूक्लियर का मतलब ये ना वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखता है। इसने दिया रशिया को, रशिया वहां पर यूक्रेन पर इसी तरीके से काम कर रहा है। और रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात, ऐसा हवे हवे में न्यूज है कि ईरान की वो हेल्प कर रहा है इस चीज में, तो ईरान ने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना ली होगी। तो इसीलिए ये पूरा आर्टिकल हमारे कुछ बेसिक्स को कवर करने की बात करता है ना। यहाँ पर ऐसे ही आप, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस को देख रहे थे ना, कहाँ पर कौन कौन से ये सारे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह हैं, तो वो ये सारे आर्टिकल्स में आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ में जल्दी ही अपडेट कर देता हूँ अभी अपने टेलीग्राम पर, तो आप वहां से ले लेना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।